जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 17 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, तो सॉरी चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे चलने से पहले, चूंकि अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, और आगे चल के अब हम थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा केस स्टडीज अटेम्प्ट करना पड़ेगी। इसलिए आगे चलने से पहले रुक के आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़, कि आपने लॉ की केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। याद रखिए जो अप्रोच मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो खास तौर पे इस सब्जेक्ट कैफ फॉर बिजनेस लॉ की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट की केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का एक अपना तरीका होता है, हर सब्जेक्ट की केस स्टडीज का भी अपना एक मिजाज होता है। अब हम जो अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस लॉ के लिए। हाँ, मे भी कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई हो जाए, लेकिन बहरहाल मैंने बिजनेस लॉ की केस स्टडीज को सामने रखे ये अप्रोच डेवलप किया जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 1। अच्छा, जो टेस्ट 1 की डिस्कशन होगी ये मैं नहीं बल्कि मेरे साथ जो टीए हैं ये डिस्कशन करवाएंगे। इसकी रीज़न ये, एक तो ये कि ये मेरे साथ तकरीबन 2 साल से अटैच हैं, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, डिस्कशन भी हमारी होती रहती है। और दूसरा ये कि जो पेपर चेकिंग वाला फेज़ होता है ना, जो टेस्ट आप लोग टेस्ट देते हैं इसकी चेकिंग वाला फेज़, इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन जो टीएज होते हैं ये बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं जो आप लोगों की वीकनेसेस आपको बताएं, ठीक है। हम भी जब देख रहे होते हैं, हम सैंपल बेस पे क्या करते हैं, 2-3 टेस्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स के कि अच्छा इसने क्या किया, स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, किस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की हैं, ये जो टीए होता है इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट सोर्स जिसने आपके टेस्ट को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है और मेरे साथ डिस्कशन भी की, उसके बाद जो डायरेक्ट सोर्स है वो आप तक इन इश्यूज को कम्युनिकेट करे, वो आपके सामने है। तो जो टेस्ट की डिस्कशन होगी वो हमारे टीए आतिफ ये करवाएंगे, और आज के लेक्चर में मैं आपको केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, ये टेस्ट 1 याद है ना, ये जो कल परसों हुआ है वो वाला नहीं है, जो लास्ट वीक में हुआ था वो, जिसमें वो सिलेबस का कुछ मसला था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो हमने डिसाइड किया कि चूंकि अब आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो जो डिस्कशन होगी वो सारे के सारे टेस्ट की होगी, ठीक है। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। केस स्टडी को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, ये जो अप्रोच है ये वैसे लिखी हुई आपकी बुक पे स्टार्ट में कोई पेज है होगा, उस पेज पे भी ये सारी अप्रोच लिखी हुई है, ये बेसिकली वही पेज, लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के 2 बड़े फेजेस होते हैं। पहला ये डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन केस स्टडी वाला है भी कि नहीं। पहली क्या डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन केस स्टडी वाला है भी कि नहीं, और दूसरा अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना। तो अगर आप देखें तो अप्रोच बेसिकली ये 2 स्टेप्स में है। पहले स्टेप्स में आपको सिखाया जा रहा है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है वेदर इट इज ए केस स्टडी और क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरे स्टेप पे जाके फिर आपको सिखाया जा रहा है कि अगर केस स्टडी का क्वेश्चन है तो आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ। असल में हमारे जो लॉ का पेपर है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यूज, एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और एक केस स्टडी। आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना नहीं सिखाया जा रहा, वो तो आपको पता है कैसे करते हैं अटेम्प्ट। दरमियान में लाइन लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे एमसीक्यू नंबर और राइट साइड पे उसकी करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ पूरी सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती। ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो गए। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट, वो भी आपको पता है, आपने याद किया हुआ है, रटा लगाया होता है, जो भी पूछे उसको छापना होता है। हमारे स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने में होती है, इसीलिए हम जो फोकस कर रहे हैं आज के लेक्चर में वो केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, रटे वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना इसके ऊपर फोकस नहीं, इस पर ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको पता है लाइन लगा के लेफ्ट राइट, और फिर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन उसने पूछा आपने याद किया होगा उसको रिप्रोड्यूस करना है। असल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को किस में आती है, केस स्टडी में। तो अब सुनिए केस स्टडीज को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। भाई सबसे पहले तो पहचानना है क्या कि ये क्वेश्चन केस स्टडी का है भी कि नहीं, ये क्वेश्चन केस स्टडी का है, कैसे पता चलेगा। अब कुछ निशानियां आपको बता रहा। सबसे पहला जो आइडेंटिफाइंग वेदर दिस इज ए केस स्टडी और क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये पहचानना है। केस स्टडी का क्वेश्चन, एमसीक्यूज का तो आप फौरन पहचान लेंगे, कैसे ABCD 4 ऑप्शन लिखी होंगी आपको पता चल जाएगा एमसीक्यू से। रिप्रोडक्शन और रटे वाले क्वेश्चन में पहचान कैसे होगी, पहला कह रहा है फॉलोइंग आर सम हिंट्स टू आइडेंटिफाई केस स्टडीज। आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं। पहला हिंट क्या है, यूजुअली केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ व्हाइल ए क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लाइंस। यानी क्या कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली 2-3 लाइनों का होता है, और जो केस स्टडीज होती है
वो लंबा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ का दो, कभी कभार तो 3 पैराग्राफ भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 या 2 पैराग्राफ की केस स्टडीज होती है। यानी इसका मतलब है जो क्वेश्चन आपको लगे बड़ा है तो इंडिकेशन है क्या, केस स्टडी है, और जो लगे छोटा है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये कि नहीं। अच्छा, कंफर्म नहीं है, कभी कभार ऐसे भी, ज्यादातर वैसे होता है, ये 90% सूल लगता है, कभी कभार ऐसा भी होता है बड़ा बैकग्राउंड देके एंड पे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट के हाथ पैर फूल जाए और वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी ना कर पाए, ये केस स्टडी आ गई। ठीक है, तो ये जो असूल आपको बताए जा रहे हैं समझ लें मोर देन 90% केसेस में अप्लाई होते हैं। ये केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर करके पास पेपर्स को सामने रख रख के फिर अप्रोच आपको बताई जा रही है, हवाई अप्रोच नहीं है या जनरल अप्रोच नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो पहला असूल क्या है, क्वेश्चन बड़ा है, हिंट पहला बड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो केस स्टडी, और छोटा है 2-3 लाइनों का रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। पहली पहचान ये हो गई। दूसरी पहचान, यूजुअली केस स्टडी क्या करती है, केस स्टडी हमें, case study gives us specific information about a transaction and are some discussion arguments by parties. For example, offerer, offeree, principal, agent, partner. Case study हमें कुछ पार्टीज के बारे में बताती है, उसमें एक असलम होगा, एक बकर होगा, एक जैद होगा, एक महबूब होगा, ये नाम लेके केस स्टडीज बनाता है। और बाज़ औक़ात उनके आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं, ए ने बी से कहा ये, बी ने सी से कहा ये, स्टेटमेंट्स होती हैं। जब क्वेश्चन में पार्टीज के नाम आ जाए, आपस में उनकी जो डिस्कशन हो रही है, आर्गुमेंट्स, ए कह रहा है कि मैं 20,000 टन राइस तुम्हें इस डेट पे प्रोवाइड करूंगा, बी कह रहा है क्या प्राइस आपको मैक्सिमम मिली है इस चीज की, ठीक है। ए ने कहा मैं वो सारी चीजें जो मेरे गोदाम में पड़ी हैं आपको बेचूंगा। जब क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, जब पार्टीज के नाम आ जाएं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, केस स्टडी। 2 असूल हो गए। पहला केस स्टडी को पहचानने का असूल क्या, क्वेश्चन बड़ा होगा, और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन में पार्टीज के नाम होंगे और उनके आपस में स्टेटमेंट डिस्कशन होंगी। लेकिन फिर ध्यान में रखिएगा, बाज़ औक़ात इसमें भी वो 90% वाला रूल है। बाज़ औक़ात क्या 10% केसेस में समटाइम क्या करता है, पार्टीज का नाम लिखता है और नीचे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कह देता है, ठीक है। नीचे ऐसे भी हो सकता है 10% केसेस में, लेकिन 90% केसेस में क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा है तो केस स्टडीज, क्वेश्चन में पार्टीज के नाम है और उनके कोई आर्गुमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो केस। आपने कोई ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें पार्टीज के आर्गुमेंट्स होते हैं, ए बी को कुछ कह रहा होता है, बी ए को कुछ कह रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या है, केस स्टडीज, ठीक है। वो पार्टीज कुछ भी हो सकते हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। वो पार्टीज कभी प्रोमिसर होगी, कभी प्रोमिसी, वो पार्टी कभी पार्टनर्स होंगे, वो पार्टी कभी कोई डेटर, कभी कोई क्रेडिटर होगा, वो पार्टी कभी कोई एजेंट होगा, कभी प्रिंसिपल होगा। हमें इससे गर्ज नहीं है पार्टी का, हमें इसमें से गर्ज है क्वेश्चन के अंदर पार्टीज के नाम है और उनके आपस के आर्गुमेंट्स है, डिस्कशन है, तो वो क्या होगा, केस स्टडी होगी। 2 निशानियां हो गई। तीसरी निशानी रिक्वायरमेंट। एक पहली निशानी तो आपको देखते ही एक नजर में पता चल गया। दूसरी निशानी आपको जो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है उसको पढ़ के पता चला। तीसरा आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलेगा क्या, कि नॉर्मली केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बताइए ये वैलिड है कि नहीं। वो कोई भी चीज, वो ऑफर हो सकता है वैलिड है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वैलिड है कि नहीं, वो पार्टनर के बारे में कह सकता है ये पार्टनर है कि नहीं, ठीक है। किसी प्रोमिसरी नोट के बारे में आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कह सकता है वैलिड है कि नहीं, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकता है बताओ ये वैलिड है, तो उसके बारे में ये बताना वैलिड है कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे, रिप्रोडक्शन थोड़ी होगा। या आपसे कहेगा इस सिचुएशन में बताओ पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, असद के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं और बिलाल के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं इस सिचुएशन में, तो फिर हमें बताना पड़ेगा असद ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बिलाल का ये राइट है इससे कंपनसेशन लें, और असद की ये ड्यूटी है कंपनसेशन प्रोवाइड करें। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी, और फिर वेदर पार्टी विल बी एबल टू रिकवर एनी अमाउंट, कि क्या ए बी से कोई पैसे रिकवर करवा सकेगा। जब इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो उसका मतलब क्या है, केस स्टडी है। कोई समझ आया, बताइए क्या 3 निशानियां क्या बताइए आपको। पहला, केस स्टडी का क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा। दूसरी निशानी, उसमें पार्टीज और उनकी कोई डिस्कशन हो रही होगी। और तीसरी निशानी, रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी कि बताओ ये चीज वैलिड है कि नहीं, बताओ ए बी के से कोई पैसे रिकवर करवा सकता है नहीं, या ए की क्या लायबिलिटी है, बी की क्या लायबिलिटी राइट है। भाई समझ आ गया, पक्की बात है। चलिए अब स्टेप 2 पे मैं नहीं जा रहा अभी,
स्टेप 2 पे जाने से पहले मैं तसल्ली करना चाहता हूं आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई, इसलिए आपके सामने एक पेपर रख रहा हूं। ये पेपर है हमारा आई कैप का मॉडल पेपर कैप 4 का, इस सब्जेक्ट जो आई कैप की वेबसाइट पे मौजूद है। आप में से कोई भी जाके डाउनलोड करना चाहे घर कर सकता है। ये बिजनेस लॉ का मॉडल पेपर है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एएफसी का पेपर दिया है और अभी तक कैफ का कोई पेपर नहीं दिया? कैफ का कोई पेपर नहीं दिया, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है, गौर से देखिए इसको। कैफ का पेपर ऐसा होता है, एएफसी का पेपर तो आता ना, तो कंप्यूटर पे आता है, ये कंप्यूटर पे नहीं आएगा। एएफसी का पेपर देके एक स्टूडेंट ने पहले था बिजनेस लॉ का पेपर दिया और आके परेशान। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा सर जो मेरा पेपर चेकर है उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा एमसीक्यू ठीक है कि नहीं? तो मैंने कहा भाई वो आपने जो ऑप्शन लिखी उसे चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं। तो कहने लगा लेकिन सर एग्जामिनर ने उधर मेरे से पेपर तो लिया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर। तो मैंने कहा वो क्वेश्चन पेपर क्यों लेगा? मैंने कहा सर वो क्वेश्चन पेपर इसलिए लेगा कि मैंने एमसीक्यूज को क्वेश्चन पेपर के ऊपर अटेम्प्ट किया, उधर टिक लगाए हुए हैं। अब मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था कि एमसीक्यू उसके ऊपर टिक लगाने? अगर सर एएफसी में तो ऐसे ही करते थे, क्वेश्चन जो होता था ना उसके ऊपर ही टिक लगा देते थे और फिर सबमिट करते थे, वही चेक होता था। तो मैं समझा इधर भी ऐसे ही करना है, सच्चा वाकया बता रहा हूं, मैं समझा इधर भी ऐसे ही करना। तो याद रखें यहां पे ऐसे नहीं करना, आपने एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर के ऊपर अटेम्प्ट नहीं करने बल्कि अलग अपनी आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना है, वरना फिर आके मेरे से पूछेगा नहीं सर एग्जामिनर मेरे एमसीक्यू कैसे चेक करेगा, वो नहीं चेक कर पाएगा, वो नहीं चेक कर पाएगा। तो यहां पे है एमसीक्यू। अच्छा सबसे पहले आई कैप लिखा होगा, कैप मॉडल पेपर, इधर अटेम्प्ट लिखी होती है स्प्रिंग ऑटम वगैरह, 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स, एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट। इसका क्या मतलब, मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली दफा पेपर दे, इसलिए मैं थोड़ा अपनी डिस्कशन को बढ़ा दिया मैंने। एडिशनल रीडिंग टाइम का मतलब क्या है? जब पेपर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आंसर शीट नहीं होगी, 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आंसर शीट, इस 15 मिनट को कहते हैं रीडिंग टाइम। इस 15 मिनट को क्या कहते हैं? रीडिंग टाइम। लेकिन इस रीडिंग टाइम में क्या करना है? आपने रीडिंग नहीं करनी, क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? एमसीक्यूज भी नहीं करना है अभी, इसलिए कि अगर आप एमसीक्यूज, एक रीजन बता रहा हूं, एमसीक्यूज करेंगे ना एमसीक्यूज तो 15 मिनट में 15 नंबर का पेपर करेंगे। लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ के डिसाइड करेंगे कि इसमें उसने क्या पूछा हुआ है तो आप इन 15 मिनट में 85 नंबर का पेपर टेक्निकली सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल इसको कैसे, इसका मैक्सिमम वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको बता रहा हूँ रीडिंग टाइम का मतलब क्या होता है। रीडिंग टाइम का मतलब क्या है कि 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आंसर शीट नहीं होगी, फिर उसके बाद आंसर शीट आएगी, धड़ाधड़ आप लिखना शुरू कर देंगे। इंस्ट्रक्शन देखें क्या कह रहा है, आंसर ऑल 10 क्वेश्चन, कोई ऑप्शन होती है? कोई ऑप्शन नहीं होती। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, क्या मतलब? सिर्फ ब्लैक पेन, ये वाला पेन, ये यस पेन, ब्लैक पेन यस पेन, ब्लू पेन नो पेन, यस पेन नो पेन, यस पेन नो पेन, ये इस पेन से पेपर। आप यहां पे जो वीकली टेस्ट देंगे ये भी किस पेन से देंगे? ब्लैक पेन से। आपने ये नहीं कहना सर ब्लैक खत्म हो गया था इसलिए ब्लू से कर लिया, वो ब्लू रखा क्यों हुआ था? ब्लू, आपने ब्लू पेन रखा नहीं है सर, मजा नहीं, वो रंग बिरंगा नाना लिखा पेपर, अच्छा नहीं लगता। तो भाई अच्छा लगना है तो सीए की बजाय फिर एनसीए में चले जाएं, आर्ट सीखें, आर्टिस्ट बन जाए, अकाउंटेंट थोड़ी बनना है। अकाउंटेंट के लिए एक, मैंने सारी जिंदगी पियानो का एक पेन होता, सीए के सारे पेपर उस पियानो के पेन से दिए, सारे पेपर, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पास भी होता रहा, फेल भी होता रहा, लेकिन उस पेन की वजह से नहीं होता रहा। तो पेन जो है आपने हमेशा सिर्फ एक रखना है, सिंपल बॉल पेन, सिंपल सादा वाला जिसमें थोड़ा आसानी के साथ लिखा जाए, वो बॉल पेन ले, खत्म, ब्लैक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन आंसर सो, वही ये किसके लिए लिखा है? ये उस स्टूडेंट की वजह से लिखा है जो कहता था सर मेरे एमसीक्यू कैसे चेक करेगा। हाँ जी, आंसर शीट के ऊपर ही करना है। अच्छा अब देखें, पहले ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, देखते ही पहचान लिया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, देखते ही पहचान लिया, एमसीक्यूज 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 एमसीक्यू। और आपको एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, आप अपने, एक दफा ना मैंने आई कैप के एमसीक्यू जो चैप्टर के ना, इनके वर्ड्स काउंट किए, सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जरिए इस तरह की एक्सरसाइज, वर्ड्स काउंट किए आई कैप की बुक के, और फिर जो पेपर में एमसीक्यू आए थे इसके वर्ड काउंट किए। आप अभी जाके आज घर जाके एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आई कैप की जो बुक में एमसीक्यूज है ना वो 6-6, 7-7 लाइंस के होते हैं, और जो पेपर में देता है वो 12-12, 13-13 लाइंस के होते हैं। यानी डिफिकल्टी लेवल जो पेपर में होता है ना और जो बुक में होता है, इसमें डबल का फर्क है। आप खुद देखें,
ये शायद आपने इतने बड़े एमसीक्यूज, ये कितने 9-10 लाइन कितने को किए आपने आई कैप के बुक में, कितने के एमसीक्यू जो इतने बड़े हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें छोटे भी हैं लेकिन बड़े भी हैं, आप देखें फिर बड़ा एमसीक्यू आ गया, ये पढ़ते पढ़ते 3 मिनट निकल जाते हैं बाजू का, ठीक है। ये छोटा, 5वां छोटा आ गया, फिर छठा भी तकरीबन मॉडरेट है, 7वां थोड़ा सा बड़ा, 8वां भी बड़ा, तो ये प्रैक्टिस की निस्बत ज्यादा बड़ा है। तो आई कैप की प्रैक्टिस करके ये ना समझे सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है, आपको मजीद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खासतौर पे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। उसके लिए वॉल्यूम 2 दिया हुआ ना आपको। चलिए एमसीक्यू का आज क्वेश्चन 2 देखते ही बताइए, क्वेश्चन 2 पहचानिए, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी है? रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए रिप्रोडक्शन। आप पढ़ के भी देख ले, किसी पार्टी का स्टेटमेंट का जिक्र नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट अलग से नहीं है। 3 का पार्ट बी, 3 का पार्ट सी केस स्टडी। पैराग्राफ बड़ा क्वेश्चन है, नाम भी पीपी, एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, फरहान, और फिर रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड है कि नहीं, और फिर यानी पॉसिबल रेमेडीज अवेलेबल टू पीपी, पीपी क्या कर सकती है, उसके पास क्या राइट्स हैं, रेमेडीज का मतलब ये ना क्या राइट्स हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन, ये पहचान लिया केस स्टडी है। आगे चलते हैं फिर और पहचाने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए क्या है, नादिया, ठीक है बिल्कुल, डिस्कस वेदर नादियाज ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग, केस स्टडी है, ठीक है। पैराग्राफ है और पार्टीज के नाम बता रहा है और फिर बता रहा है कि उसके स्टेटस के बारे में बताइए। 4 का पार्ट भी, शाबाश, ये पहचानना शुरू है। कैसे पता चला केस स्टडी है? बड़ा क्वेश्चन है, पार्टीज का जिक्र है, और दरमियान में जब पढ़ेंगे ना पार्टीज का, उसने कोई इंफॉर्मेशन भी दी होगी। 4 का पार्ट सी केस स्टडी है, डिस्कस वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5 का पार्ट ए कंफर्म केस स्टडी, यह केस स्टडी है, कंफर्म केस स्टडी है, इतनी बड़ी केस स्टडी हो सकती है। रिक्वायरमेंट में क्या है, डिस्कस द वैलिडिटी, बताइए वैलिड है कि नहीं। 5 का पार्ट बी केस स्टडी, वेदर बताओ, वेदर साजिद वुड सक्सीड इन दिस केस। पार्ट सी केस स्टडी, ज़ुहैब है बंगला 50 मिलियन, वैलिडिटी बताओ, डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी। लिंक हो रहे हैं कंसेप्ट जो सिखाए। 6 का पार्ट ए, बताइए राइट्स क्या है इसी के, और बी भी उससे मिलता जुलता है कि ये इसी की आगे कंटिन्यूएशन है, तो ये केस स्टडी, तो ये भी केस स्टडी। 7 का पार्ट ए, 7 का पार्ट बी, ये रिप्रोडक्शन आ गया, 2 लाइनों में से निपटा दिया कि भाई मुझे ये सिचुएशन बता दो, वो पढ़ेंगे हम क्या सिचुएशन आगे चल। 8 का पार्ट ए, बड़ा क्वेश्चन, पार्टीज आ गई, राफी, आयजा, बिलाल, और दरमियान में कोई कहानी भी बता रहा होगा। डिस्क्राइब करें लाइबिलिटी क्या उसकी, डिस्कस वेदर महरीन वुड बी रिकॉर्डेड पार्टनर, और महरीन की लाइबिलिटी, केस स्टडी। पार्ट बी, एक मिनट, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये, नंबर 8 का पार्ट बी, हाँ 8 का पार्ट बी, राफी, अफशा, कोकब, कबाब याद आ गया, अफशा, कोकब एंड बुशरा आर पार्टनर, ये क्या है, केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, रिप्रोडक्शन। 9 का पार्ट बी, ये लग रहा है केस स्टडी है, ठीक है, ठीक है, ये लग रहा है कि केस स्टडी है, लेकिन असल में ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि वो जो मैं बताया था 10% केसेस में ऐसे हो सकता है, क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है कि बताइए प्रोविजंस विच आर टू बी इंक्लूडेड, तो ये जनरल प्रोविजंस हमने पढ़े हुए हैं, वो सारी स्पेसिफिक केस के वाले से नहीं पूछ रहे हैं। 10 ए रिप्रोडक्शन, 10 बी केस स्टडी, शाबाश, 10 बी केस स्टडी है ना, पार्टीज का नाम बता रहा है, ठीक है, हाँ तकरीबन केस स्टडी। लेकिन आपको पता है बाज़ बात ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन एंड पे रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन की हो सकती है। अच्छा सी केस स्टडी, तो जो हमने अभी तक क्लास में सीखा, क्या इसकी बेस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं पेपर पे, पहला ये स्टेप होता है हमारा कि केस स्टडी है, क्योंकि केस स्टडी को करना है केस स्टडी के मुताबिक, और रटे वाले क्वेश्चन को करना है रटे वाले क्वेश्चन के मुताबिक, तो पहले ये जानना सबसे जरूरी होता है केस स्टडी है कि नहीं है। बाज़ बात ऐसा था केस स्टडी नहीं होती, स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं सर इसमें वो अप्रोच नहीं लग रही, इसमें वो अप्रोच, इसमें यस या नो की ऑप्शन नहीं आ रही, ना पता चल रहा यस करना, ना पता चल नो, तो मतलब तो केस स्टडी में डिसीजन करना होता है, डिसीजन तो केस स्टडी में करना होता है, रिप्रोडक्शन में कोई फैसला थोड़ी करना होता है, रिप्रोडक्शन में तो छापना होता है। तो सबसे पहला केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का पहला और सबसे अहम स्टेप क्या है, भाई पहचानो ये केस स्टडी है भी कि नहीं क्वेश्चन,
कितने परसेंट क्वेश्चन केस स्टडी होता है? आपके सामने खुल के पेपर आ गया, उधर दादा लगाएं। मेरा रफ एस्टिमेट ये है 50% से ज्यादा पेपर केस स्टडी वाला होता है। इस पेपर को देख के मेरा रफ एस्टिमेट क्या है, 15 नंबर के तो एमसीक्यूज होते हैं, तो तकरीबन 50% हो गया केस स्टडी वाला, तो 35 रेटिव वाले क्वेश्चन होते होंगे। ठीक है भाई, आपके सामने मॉडल पेपर, इसे देख के आपको अंदाजा लग रहा है ना कि ज्यादातर क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होते हैं। और हमारा स्टूडेंट यही से मार खाता है, वो समझता है मैं सारा कुछ याद कर लूंगा ना, रट्टा लगा लूंगा, मैं पास हूं, सारा कुछ याद है। जब तक केस स्टडी अटेम्प्ट करने की अप्रोच नहीं सीखेगा, केस स्टडीज को रूटीन में अटेम्प्ट नहीं करेगा, पास होने के काबिल नहीं होगा। अब स्टेप 1 में पहचान लिया केस स्टडी क्या है, अब क्या सीखना है, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है? आपका आंसर 2 हिस्सों में होगा। अच्छा, मुझे जब कभी आपसे कोई पूछे केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है, आपने कहना है वही तरीकाकार जो जज का है। क्या? तमाम सबूतों और गवाहों के बयान, नहीं उससे भी पहले होता है, क्या था, ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत इन फांसी की सजा सुनाई जाती है। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में ताज़ीराते पाकिस्तान दफा 302 के तहत, भाई इसी तरह जज फैसला सुना रहा होता है ना, जो हम फिल्म और ड्रामा वगैरह में देखते हैं। असल में तो पता नहीं, कभी नहीं वासा पड़ा, अल्लाह ना कभी वास्ता पड़ा है, लेकिन इसी तरह होता है ना। तो हमने इसी तरीके से अपना केस स्टडी को सॉल्व करना है। सबसे पहले कानून की दफा लिखनी है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। ठीक है, आपको पता है कत्ल की कौन सी दफा है और धोखाधड़ी की कौन सी दफा है? 420। तो अगर केस है 420 का और दफा डाल दे आप 302 की, हैं, तो आपको जज की कुर्सी से उठा के कहेंगे भाग जाए इधर से। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने ये पहचानना है, ये जो केस मेरे सामने आया है इसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है। ये ऑफर का केस स्टडी है कि एक्सेप्टेंस की है कि रेवोकेशन की है, ये कंसीडरेशन की है या कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की है, या कि ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड, उसकी केस स्टडी है। सबसे पहले आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन का मतलब पता क्या है, कि आपने पहचाना है ये केस स्टडी किस चैप्टर के किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से आई है। ये केस स्टडी किस चैप्टर, चले चैप्टर ना भी याद रहे, किस कंसेप्ट से है, किस कंसेप्ट से है। ठीक है, ये पार्टनरशिप वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली है। ठीक है, तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में आपने क्या लिखना है, वो रेलिवेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर केस स्टडी बेस कर रही है। जैसे फर्ज कीजिए उसने कहा कि वो क्या था, वो ग्रैंडफादर वाली केस स्टडी, वो जिसमें उसने वादा किया था घर के पैसे देगा, ग्रैंडफादर गिफ्ट के तौर क्या था, हाँ घर खरीदना था। ग्रैंडफादर वाली केस स्टडी याद है, ग्रैंडफादर ने वादा किया था घर के लिए पैसे देगा, और जब क्या मिसेज इकराम थी, मिसेज इकराम ने जब उसका डीलर से सौदा कर लिया तो ग्रैंडफादर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। ये याद है केस स्टडी। जब ये केस स्टडी आपके सामने, पहचान लिया आपने केस स्टडी है, नाम यूज हुआ पार्टीज का, अब आपने डिसाइड रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है। इसमें रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी होगी? क्या इसमें रेलिवेंट प्रोविजन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर होंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस होंगे, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रेवोकेशन ऑफ ऑफर होगे, क्या होगी, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड, ये है उसका रेलिवेंट सेक्शन। लेकिन इसमें भी आपने सारी एक्सेप्शंस नहीं लिखनी। यहां पे नोट करें, लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ लीगल प्रोविजन लिखें, क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंट लीगल, यानी जिसके ऊपर केस बेस कर रहा है। इसमें एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन ये केस जिसके ऊपर बेस कर रहा है वो कौन सी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली। तो आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में नेचुरल लव एंड अफेक्शन को रिप्रोड्यूस कर देना है। इससे हमें एक बहुत ही अहम बात पता चली जो अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, वो ये केस का मतलब ये हुआ कि केस स्टडीज में भी रिप्रोडक्शन आ जाती है। केस स्टडी में भी हमने कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस करना। किसको रिप्रोड्यूस करना होता है? लीगल प्रोविजन को नहीं करना, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को करना है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन तो ये है कि सारे एग्रीमेंट्स विदाउट कंसीडरेशन जो वाइड होते हैं सारे लिख दें, सारे थोड़ी लिखने हैं। उसने केस में जो डाला है वो लिखना है, वो लिखना है। ठीक है, तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख देंगे। ठीक, अच्छा, रेलिवेंट वर्डिंग एज इट इज जो बुक में याद की है, एज इट इज
ये वाला जो पोर्शन है ना केस स्टडी का, ये रिप्रोडक्शन है। थिंक अबाउट द चैप्टर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन विच दिस केस इज बेस्ड। सोचो कौन सा चैप्टर है, उसका कौन सा कंसेप्ट कंसीडरेशन वाला है, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइट बोर्ड वाला। फिर रिप्रोड्यूस दैट कंसेप्ट हियर, उस कंसेप्ट को रिप्रोड्यूस करो। लेकिन 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 ओनली दैट पोर्शन विच इज रेलिवेंट टू केस, होल कंसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। सारे का सारा कंसेप्ट नहीं, बल्कि जो रेलिवेंट केस स्टडी में यूज हुआ है वो ही। हाँ, अगर मार्क्स 2 या 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो ना, फिर आप ये रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को स्किप कर दें। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जब सोल्यूशन होता है हमारा सोल्यूशन, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जिसमें बताते हैं कानून की कौन सी दफा यहां पे लग रही है, और दूसरा डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। जब क्वेश्चन के मार्क्स हो 3, 4, 5 तो दोनों चीजें लिखें। जब क्वेश्चन के मार्क्स हो 1 या 2 तो फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ना लिखें, डायरेक्ट डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखें। क्लियर हो रही है बात? फिर क्या करना है? फिर लिखना है डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है? फांसी दो, इसको फांसी दो, चोरी की इसको 4 साल की कैद, ये डिसीजन है। और बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? क्यों? वो सबूत। तो डिसीजन आपका क्या होगा? यस या नो, यस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। और बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होगा? बिकॉज इट मीट्स ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रीजन है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, सिर्फ इतना लिख देंगे, ये तो डिसीजन है। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होगी? बिकॉज टर्म्स आर अनसर्टन। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज इट इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग। यानी डिसीजन भी लिखना है, यस के नो, ये डिसीजन। और बेसिस ऑफ डिसीजन भी लिखनी है। बेसिस ऑफ डिसीजन कैसे? बिकॉज दिस इज वैलिड, बिकॉज दिस इज नॉट वैलिड, क्यों? बिकॉज। और एग्जामिनर कमेंट्स में केस स्टडी में सबसे बड़ा मसला पता है क्या उठाता है? कहता है बच्चा डिसीजन लिखता है, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं लिखता। बच्चा डिसीजन, सबसे बड़ा केस स्टडी में एग्जामिनर कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा है? डिसीजन लिखते हैं स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं लिखते। तो आपकी केस स्टडी में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी हो, डिसीजन भी हो, बेसिस ऑफ डिसीजन भी हो। अच्छा, इसमें लिखते हुए, रीजन लिखते हुए, यानी बेसिस ऑफ डिसीजन लिखते हुए आपने क्या कह रहा है? गिव रीजन। रीजन मींस लिंकिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी जो क्वेश्चन में नेम्स, रिलेशन, डेट्स वगैरह दिए हुए हैं, गिवन इन द क्वेश्चन विद रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। यानी आपने क्वेश्चन, बेसिस ऑफ डिसीजन का मतलब क्या है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट लीगल प्रोविजन से लिंक करना है कि ग्रैंडफादर ने नियर रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये एग्रीमेंट रिटन नहीं है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली आपके केस स्टडी में 3 चीजें होनी चाहिए: रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। ठीक है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की लैदा हेडिंग बनाए, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन की लैदा हेडिंग बनाए। डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन को इकट्ठा कर सकते हैं आप, लेकिन रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लैदा करना है, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लैदा करना है। डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन नॉर्मली एक लाइन में भी हो सकते हैं। दिस इज वैलिड बिकॉज इट इज मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल। क्लियर हुआ? अच्छा, एक स्टूडेंट पूछने लगा, कहने लगा अच्छा आपको पता है इस केस स्टडी अटेम्प्ट करने में सब 3 स्टेप्स है ना, 3 काम करने हैं। क्या? लीगल प्रोविजन। सबसे मुश्किल आपके लिए क्या साबित होने वाला है? बेसिस ऑफ डिसीजन। इसीलिए उसके आगे लिखा है दिस इज द रियल स्किल विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन आप लिख लिया करेंगे, डिसीजन भी फौरन सही कर लिया और डिसीजन ठीक भी होगा, लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी, ग्रिप स्ट्रांग होगी। शुरू में आपने परेशान नहीं होना कि सर हमें समझ नहीं लग रही, हमने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, पढ़ते जाए, क्वेश्चन के आंसर लिखते जाए। आपको जो आंसर दिए गए ना केस स्टडीज वगैरह के, वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक किसी अप्रोच को फॉलो करके दिए गए। तो आप अनइंटेंशनली जैसे जैसे को पढ़ते जाएंगे ना, आपके जहन में अप्रोच बनती जाएगी और आप लिखते जाएंगे। क्लियर हो गया? स्टूडेंट कहने लगा सर बाकी सारी चीजें समझ आ गई, हेडिंग देना लाजमी है? लाजमी नहीं है, लेकिन दे दे तो अच्छा है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की हेडिंग देके फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी चाहिए कि हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं? बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग देके लिखे तो ज्यादा बेहतर है। डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन हेडिंग देके लिखे कि हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं? बगैर भी, लेकिन हेडिंग देके लिखे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ समझ आई आपको? चलिए, अब आपने क्या करना है, आइंदा से आपने ये पेज मार्क कर ले अपनी बुक्स का। आइंदा से आपने जब कभी केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है ना, केस स्टडी अटेम्प्ट करने से पहले एक दफा इस सफे को पढ़ लेना। जब कभी असाइनमेंट मिले ना, आपने केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने से पहले एक दफा इस सफे को पढ़ लेना है, और फिर अपनी केस स्टडी अटेम्प्ट करने के बाद सजेस्टेड सॉल्यूशन को भी देखना है।
ठीक है। हाँ, सजेस्टेड सोल्यूशन में चंद एक जो छोटी छोटी केस स्टडी है ना, उसमें मैंने डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन डायरेक्ट छाप दिया क्योंकि उसके मार्क्स कम थे, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हमेशा रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी लिखें, और अभी स्टार्ट है ना तो अभी हर केस में, इसलिए बाद में जब छोटे कम मार्क्स के साथ क्वेश्चन होगा तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी, डायरेक्ट डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखनी। डिसीजन में और बेसिस ऑफ डिसीजन में फर्क पता चल गया आपको। और एग्जामिनर सबसे बड़ी गलती केस स्टडी की क्या निकाल रहा है, डिसीजन नहीं कर रहे, और ये हमें प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? ये वो अप्रोच है जो आज आपने सीखी है, आज से इसके ऊपर अमल करना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे आप, और आखिरी दिन तक इसको आपने फॉलो करना है। क्लियर? इसके मुताबिक केस स्टडी करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है। अगर इसके अलावा किसी अप्रोच के मुताबिक करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। दूसरी अप्रोचेस ठीक भी हो सकती हैं, उनमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये वो अप्रोच है जो कम से कम मैंने खुद इसको अपने हाथों से गुजार के पास पेपर्स करके फिर इसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो ये मेरी तरफ से टेस्टेड एंड ट्रस्टेड अप्रोच है, और कोशिश करें कि इसी के मुताबिक आप पेपर लें। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। घर जाके आपने खुद से रीड जरूर करना है, और चाहे एक दो ही सही, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन अब इस अप्रोच के मुताबिक प्रैक्टिस कीजिएगा आज। ठीक है, मेरी तरफ से ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। अब थोड़ी देर में आपको जो हमारे टीए हैं ये केस स्टडी की डिस्कशन करेंगे आपके साथ, आपने जाना नहीं है, अपनी सीट पे बैठे हैं। ये पास कीजिएगा थोड़ी।